यहाँ जियो आगे बढ़ते हुए कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तूने यंग मास्टर को उल्लू बनाया। तो श्याओचे तो उसे भी लपेटे में लेकर कहता है कि मेरे श्याओ ट्राइब के नए दोस्त, मेरा तुमसे एक सवाल है कि जब तुम वो बॉक्स लेने गए थे मेरी आंट के रूम से, तो कौन से तकिए के नीचे था वो, लेफ्ट वाले या राइट वाले? तकिए के कवर का कलर कौन सा था और बेड कौन से साइड पे रखा था, ईस्ट वेस्ट? उसे डरता देखकर वो कहता है कि तुमने सच में वो पाउडर आंट के रूम से ढूंढा था या तुम उन्हें फंसाने के लिए झूठ बोल रहे हो? ये सुनने के बाद तो सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो गई थी। पर क्वांग यून इस बात से गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्याओ ट्राइब के लोगों पर इल्जाम लगाने की, और ये बोलकर वो जियो को आगे कर देता है कि मार डालो इसे, और वो चाह रहा था उस पर अटैक करने के लिए। ये देख के तो श्याओ सोचता है कि वो तो थोड़ी देर के लिए अपनी पावर के बारे में भूल ही गया था। पर तभी थर्ड एल्डर आकर उसे प्रोटेक्ट करते हैं, पर जियो की पावर ज्यादा होने की वजह से एल्डर उसके अटैक को झेल नहीं पाते, और जब वो दोबारा उस पर अटैक करने आ रहा था तो वो उसे उठा के पटक देते हैं। अब बात हद से ज्यादा आगे बढ़ रही थी, तो ये देखकर श्याओ ट्राइब से आए एक और एल्डर क्वांग को कोई भी बखेड़ा खड़ा करने से मना कर रहे थे, और यहाँ थर्ड एल्डर सबको बताते हैं कि उनकी बेटी गई थी लास्ट नाइट चोरी करने के लिए, लेकिन उतने में वो वहाँ पहुंचकर उसे समझाते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, और उन्होंने सारी रात अपनी बेटी पर नजर रखी, वो एक बार भी कमरे से बाहर नहीं आई थी। तो ये सुनने के बाद यूलोंग के डैड कहते हैं कि शायद वो झूठ बोल रहे हैं अपनी बेटी को बचाने के लिए, पर थर्ड एल्डर का कहना था कि सारी जिंदगी वो यहाँ इसी वजह से फेमस है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, और ये बात कहीं ना कहीं सभी को पता थी। तो बात को अपने हाथ से फिसलता देखकर यूलोंग खड़ा होकर कहता है कि कितनी अजीब सी बात है ना कि एल्डर कह रहे हैं कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, पर उन्होंने झूठ बोला है कि श्याओ चे उनका पोता है, जबकि वो उनका बायोलॉजिकल पोता है भी नहीं। ये सुनने के बाद तो चीफ यूलोंग को डांटने लगते हैं कि ऐसे किसी के खून पर इल्जाम नहीं लगाते, पर वो कह रहा था कि मैंने इन्हें खुद बोलते हुए सुना है। क्या ये अपने बेटे की कसम खाकर कह सकते हैं कि ये उनका पोता है, क्योंकि ये उनकी कब्र के आगे ये कह रहे थे कि बेशक वो तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, पर तुमने अपनी जान देकर उसकी जान बचाई है, तो मैं उसकी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए कुछ भी करूंगा। वैसे उस वक्त भी एल्डर को पता लग गया था कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। अभी वो ये जानकर हैरान होते हैं कि ये था, पर यूलोंग उन्हें चुप कराते हुए कहता है कि अभी मुद्दा ये नहीं है, अभी मुद्दा ये है कि क्या ये तुम्हारा पोता है या नहीं। आंट और श्याओचे भी काफी बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। चीफ एल्डर उनसे पूछ रही थी कि क्या ये सच है। आंट भी क्यूरियस होकर पूछ रही थी कि कहो ना कुछ, पर श्याओचे के पूछने के बाद दादाजी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो उसका असली पोता नहीं है। ये जानने के बाद तो क्वांग हंसते हुए कहता है कि क्या फैमिली ड्रामा चल रहा है, मैं तो यहाँ बॉक्स की मिस्ट्री सॉल्व करने आया था, पर यहाँ तो पोते की मिस्ट्री सॉल्व हो गई है, और इस आउटसाइडर को सेक्ट से बाहर निकालो अभी के अभी, क्योंकि ये इस सेक्ट से बिलोंग नहीं करता। तो ये सुनने के बाद चीफ अनाउंसमेंट करते हैं कि श्याओ को यहाँ से जाना होगा क्योंकि वो इस सेक्ट का नहीं है, और आज के बाद वो कभी भी श्याओ सेक्ट में नजर ना आ जाए। ये सुनने के बाद श्याओ अपने दादाजी को ग्रीट करते हुए और ये कहते हुए कि वो उन्हें कभी भी रिपे नहीं कर सकता और वो हमेशा उनका पोता रहेगा, ये बोलकर जाने लगता है। पर यूलोंग उसे रोककर कह रहा था कि मिस शिया के साथ तुम्हारी शादी हुई है, उसका क्या, उसे तो खत्म करो। किंगवे ने इसलिए शादी की थी क्योंकि अंकल किंग ने उसकी जान बचाई थी, पर तुम तो उसके असली बेटे हो ही नहीं, तो वो तुमसे क्यों शादी बना के रखे, इसलिए अपनी पोस्ट को रिप्लेस करो और किसी और के हवाले करो। ये सुन के श्याओचे को गुस्सा तो बहुत आता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो मैरिज सर्टिफिकेट निकालता है जिसे यूलोंग को लगता है कि अब उसे मिल जाएगा, पर श्याओचे उसे जाकर किंगवे को दे देता है, ये कहते हुए कि हम दोनों कपल है, शादी हमारी है, अब इसे तोड़ना या ना तोड़ना हमारे ऊपर होना चाहिए, और अगर तुम्हें डाइवोर्स लेना है तो तुम ले सकती हो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। पर वो जाते जाते उसके कान में अपने दादा और आंट को प्रोटेक्ट करने को कह के जाता है। उसके जाने के बाद यूलोंग किंगवे से कहता है कि हमारे सेक्ट की तरफ से हुई इस गलती के लिए वो उसे माफी मांगना चाहता है, जिसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन अगर वो अपने इस मैरिज सर्टिफिकेट को खराब कर दे तो वो अपनी जिंदगी को दोबारा से स्टार्ट कर सकती है, और यहाँ उसके लिए बहुत सारे केपेबल दूल्हे मौजूद है। यूलोंग तो अपनी बात कर रहा था, लेकिन क्वांग को लगता है कि वो उसकी बात कर रहा है। किंगवे तो उस मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर कहती है कि तुमने सुना नहीं मेरे हस्बैंड क्या कह कर गए, कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। दादाजी और आंट जिन्हें लग रहा था कि किंगवे चली जाएगी ये शादी छोड़ के, उन्हें ये सुन के काफी खुशी होती है। दूसरी तरफ क्वांग कह रहा था कि कैसे ये हमारा मैटर नहीं है, तुम श्याओ ट्राइब में जाने वाली हो, और ये बोलकर वो जियो को बोलता है कि उसके मैरिज सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय कर दे। जैसे ही जियो मैरिज सर्टिफिकेट को डिस्ट्रॉय करने आगे बढ़ता है, किंगवे उसे काफी अच्छी टक्कर देती है। वो तो उसे उठा के हॉल के बीच में भी पटक चुकी थी, पर जियो भी हार मानने वालों में से नहीं था, वो फिर से उस पर अटैक करने लगता है। यहाँ किंगवे अपने आइस मिस्टिक पावर का यूज करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। जियो उससे पावरफुल था, इसलिए वो उसे पटक देता है, और जैसे ही वो उस पे फाइनल अटैक करने वाला था, उसे बाहर से एक अटैक आकर हिट होता है, जिसकी वजह से वो फ्रीज हो चुका था। और फिर यहाँ एंट्री होती है आइस क्लाउड माउंटेन की एल्डर की, जिसे देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा शॉक रह गए थे, और यहाँ श्याओ ट्राइब का वो एल्डर जाकर क्वांग को प्रोटेक्ट करने लगता है। यहाँ वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे डिसाइबल के मैरिज के बीच में आने की। यहाँ क्वांग अपने एल्डर से पूछा था कि आखिर ये कौन है, तो वो बताते हैं कि ये येलेन है, आइस क्लाउड माउंटेन की एक इमॉर्टल एल्डर। ये
7th इमॉर्टल एल्डर में गिनी जाती है। मैं 10th लेवल पर होने के बावजूद भी इनसे फाइट नहीं कर सकता, तो तुम भी इनसे पंगा मत लेना। ये सुनने के बाद तो यूलोंग और क्वांग दोनों बुरी तरीके से डरने लगते हैं। क्वांग तो उनसे माफी मांग रहा था कि मुझसे ये गलती से हुआ है, मुझे नहीं पता था कि आपके स्टूडेंट है। इधर मास्टर किंगवे से पूछती है कि तुम्हारा यहाँ का काम निपट गया तो क्या हम चले, तो वो उनके साथ जाने लगती है। इधर क्वांग अपने सर्वेंट से कहता है कि जाकर लिंगशी को उसके पास लेकर आए क्योंकि उसने चोरी की है और वो उसे सजा देना चाहती है। जैसे ही वो सर्वेंट उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, यहाँ किंगवे आगे नहीं बढ़ पाती। वो अपने मास्टर से कहती है कि आज यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये उसकी वजह से हो रहा है। तो ये सुनने के बाद उसकी मास्टर उस सर्वेंट को भी मार डालती है, जिससे तो वो सभी बुरी तरीके से डर जाते हैं। यहाँ श्याओ ट्राइब के एल्डर कह रहे थे कि क्या मास्टर आपको हमारी फैमिली मैटर्स में घुसने का ज्यादा ही शौक है, पर मास्टर भी कहाँ कम थी। वो कहती है मुझे तुम्हारे फैमिली मैटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। श्याओ सेक्ट एक ऐसी जगह है जहाँ उसकी डिसाइपल रहती है और ये मैटर श्याओ सेक्ट का है। तो वो हेड से पूछती है कि अगर कोई आपके यहाँ चोरी करता है तो आपके सेक्ट वाले उसे कैसे सजा देते हैं। ये सुनने के बाद घबराते हुए हेड कहते हैं उसे 15 सालों तक बैक माउंटेन में प्रैक्टिस करने को भेजा जाता है। तो ये सुनने के बाद थर्ड एल्डर कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे से नहीं सिखाया तो अभी वो उसे सिखाएंगे, और ये बोलकर वो उसे सजा देने के लिए लेके चले जाते हैं। इससे तो क्वांग और उसके एल्डर का मुंह छोटा हो जाता है और यहाँ एल्डर किंगस्वे से पूछती है कि क्या अब हम चल सकते हैं, तो वो खुशी खुशी वहां से चली जाती है। यूलोंग तो पूरी तरीके से हैरान रह गया था कि कुछ भी उसके हाथ नहीं आया और क्वांग यून तो श्याओ चे की जान का दुश्मन बन जाता है। दूसरी तरफ श्याओ चे को एक खंडर जैसी जगह में दिखाया गया था जहां वो बैठे बैठे यही सोच रहा था कि उसकी लाइफ में आने वाले लोग हमेशा खतरे में क्यों पड़ जाते हैं। पिछली लाइफ में उसके मास्टर और उसकी फियांसे, इस लाइफ में उसकी बीवी, आंटी और दादाजी। पर वो सोच रहा था कि इन सब से बदला लेने का एक ही तरीका है कि अब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि पावरफुल मास्टर कैसा होता है। अब वो एक मिरेकल डॉक्टर बनने वाला था और वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है। उसके हाथ में स्टार डिवाइन पौधा था, तो वो उसे अपने फर्नेस में रिफाइन करके एक स्टार डिवाइन पिल में कन्वर्ट कर देता है। और ये करने के बाद वो कह रहा था कि यूलोंग अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अब तो बस तुम मेरे वापस आने का इंतजार करो। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। में हमें यूलोंग को दिखाया जाता है जो सपने में ही सोच रहा था कि कैसे वो श्याओ ट्राइब में एंटर करेगा और उसके बाद हमारी किंगवे को इम्प्रेस करके उससे शादी करेगा। कि उसकी नींद में खलल डालने के लिए वहाँ हमारा श्याओचे पहुंच जाता है। वैसे वो अपने हाथ में एक खंजर लेकर आया था जिसे वो निशाना साध के उसके पेट में घुसा देता है। ये अटैक हमारे यूलोंग के मेरिडियंस पर हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था और वो पूरी तरीके से तड़पने लगता है। तभी वहाँ चीफ एल्डर आते हैं जो उससे पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा किसने किया, और फिर वो उसके खंजर को बाहर निकाल के कहते हैं वो उसे हील कर देंगे, तो चिंता ना करे। यहाँ यूलोंग चीफ एल्डर को उस मिस्टिक पाउडर के बारे में बताता है जिससे उसकी जान बचाई जा सकती थी। तो ये सुनने के बाद एल्डर भी राजी हो जाते हैं, पर दो सर्वेंट आकर एल्डर को बता रहे थे कि फार्मेसी में बुरी तरीके से आग लग चुकी है। तो अब एल्डर परेशान होने लगते हैं कि कहीं उनका मिस्टिक पाउडर डैमेज ना हो जाए। एल्डर तो फटाफट फार्मेसी की तरफ दौड़ते हैं ताकि जो कुछ बचा सके वो बचा पाए। दूसरी तरफ हमें श्याओचे को दिखाया जाता है जो उन दोनों गार्ड्स को मारकर बेहोश कर यूलोंग के सामने आ गया था। यूलोंग तो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इधर श्याओचे उसे खंजर मारते हुए कहता है कि हाँ ये मैं हूँ, तुम्हें क्या लगा था मैं यहाँ नहीं आऊंगा? मेरी शादी वाले दिन मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की, तुम्हें क्या लगा इसका बदला नहीं चुकाऊंगा? मेरी आंटी को फ्रेम किया, दादाजी की इंसल्ट की, मुझे धक्के मार के श्याओ सेक्ट से बाहर निकलवा दिया, तो इसके बदले तो इनाम देने जरूर आना था ना मुझे। यहाँ यूलोंग तो पूरी तरीके से डरने लगता है। वो अपनी जान की भीख मांग रहा था कि प्लीज मुझे मत मारना, पर श्याओचे कहता है कि मैं इतना पागल तो नहीं हूँ कि तुम्हें मारूंगा, रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें ये फील कराऊंगा कि लूजर होना कैसा लगता है। और ये बोलने के बाद वो उसकी भी मिस्टिक पिन को डैमेज कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दादाजी और आंट को दिखाया जाता है जो श्याओ क्लिफ पर मौजूद थे। उनसे मिलने श्याओचे आता है तो आंट तो खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है और यहाँ दादाजी उसे बता रहे थे कि वो ये सीक्रेट उसे कभी नहीं बताते, पर वो उसे छुपा के भी नहीं रख पाए, शायद यही किस्मत थी। अब वो श्याओचे को उसके बायोलॉजिकल डैड के बारे में बताते हैं जिनका सरनेम यून था। तो ये सुनने के बाद हमारा श्याओचे चौंकते हुए कहता है कि इनका नाम भी यून था, क्योंकि पास्ट लाइफ में हमारे श्याओचे यून फैमिली से बिलोंग करता था। यहाँ दादाजी श्याओचे को उसके डैड के बारे में बता रहे थे कि वो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन, बहादुर, बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह थे, पर फिर भी काफी कम उम्र में उनकी जान चली गई। जब तुम्हारे अडॉप्टेड डैड यिन की मुलाकात तुम्हारे डैड से हुई तब वो अपनी फैमिली के साथ अपने एनिमीज से बच के भाग रहे थे, तभी यिंग ने उनकी जान बचाई और उन्हें श्याओ सेक्ट में रहने की जगह दी। पर उसी दौरान उन्हें पता लगा कि भाग दौड़ में तुम्हारे मिस्टिक ब्रेन डैमेज हो चुके हैं और इसी हादसे के बाद तुम्हारे डैड और यिन स्वॉन ब्रदर बन गए। पर बदकिस्मती से तुम्हारे डैड के एनिमीज यहाँ तक पहुँच गए थे ताकि वो तुम्हारे खानदान का नामो निशान मिटा सके। अब दुश्मनों के हाथों श्याओ सेक्ट में कोई बर्बादी ना हो इसलिए वो यहाँ से जाने वाले थे, पर यिंग को पता था कि इस वजह से तुम सब काफी मुश्किल में पड़ने वाले हो, तो तुम्हारी ब्लड लाइन को बचाने के लिए यिंग ने अपने बेटे के साथ तुम्हें रिप्लेस कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि तुम्हारे डैड का ब्लड लाइन सेफ हो सके। ये सारी बातें सुनने के बाद श्याओचे की आंखों में भी आंसू आ रहे थे, पर दादाजी आगे बात को कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि इस फाइट के दौरान
यिंग अटैक में मारा गया। जिस कातिल ने यिंग को मारा था वही तुम्हारे पेरेंट्स को भी यहाँ से ले गया। ये सारी बातें सुनने के बाद शाओचे दादाजी से कहता है कि मैं कभी आप लोगों का एहसान नहीं चुका सकता, पर दादाजी तो उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि कैसी बकवास बातें कर रहे हो, जैसा कि तुमने कहा कि हमारा खून का ना सही लेकिन दिल का रिश्ता तो है ना, इसलिए हम हमेशा एक फैमिली की तरह रहेंगे। इसके बाद दादाजी शाओचे को बताते हैं कि उसके गले में वो जो लॉकेट है ना, उन्होंने हमेशा शाओचे को उसे गले में पहने रखने को कहा था, इसलिए क्योंकि ये उसके बायोलॉजिकल फादर की आखिरी निशानी है। दादाजी को ये उम्मीद थी कि शायद उसके पेरेंट्स कभी जिंदा हो और शाओचे को इस लॉकेट के जरिए पहचान ले तो उनकी मुलाकात हो जाएगी। वो लॉकेट देखने के बाद शाओचे सोच रहा था कि कमाल की बात है, इसी तरीके का लॉकेट उसके पास लाइफ में भी था जहाँ उसके मास्टर ने भी यही कहा था कि ये उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना। यहाँ दादाजी शाओचे को एक और बात बताते हैं कि उसके पेरेंट्स के पीछे जो लोग पड़े थे, असल में उन्हें पता लग गया था कि शाओ के पेरेंट्स के पास कुछ हेवनली ट्रेजर्स है और वो उसे हासिल करना चाहते थे। ये वो बातें हैं जो यिंग ने मना की थी कि कभी शाओचे को पता लगे, पर आज दादाजी को सब कुछ उसे बताना पड़ रहा है। यहाँ शाओचे इन सारी बातों से काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहता है कि आप लोग मेरा वेट करना, मैं 3 साल बाद वापस आऊंगा और इन सभी लोगों से बदला लूंगा जिनकी वजह से आपको और आंट को सफर करना पड़ा। और वो उन्हें ग्रीट करके वहां से निकल रहा था। यहाँ दादाजी उसे अपना ख्याल रखने को कहते हैं क्योंकि क्वांग युन उनके पीछे पड़ा है। इसके बाद हमें लियोन सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की एल्डर किंगवे का वेट कर रही थी क्योंकि वो अपने फादर और मदर को गुड बाय बोलने गई थी। तो वो आकर एल्डर को रिपोर्ट करती है कि उसके फादर थोड़ा सा शॉक हुए हैं पर वो मान चुके हैं उसे आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस भेजने के लिए। इसके बाद एल्डर किंगवे के पास आकर कहती है कि अब मैं तुम्हारे मिस्टिक पॉइंट को चेक करने वाली हूँ, तुम मेरे मिस्टिक को फील करने की कोशिश करना। इसके बाद एल्डर अपने आइस मिस्टिक की पावर को रिलीज करते हुए उसकी बॉडी को चेक करने लगती है जहाँ उसका हाथ पकड़ते ही एल्डर को काफी बड़ा झटका लगा था। तो वो अच्छे से कंफर्म करने के लिए उसके दोनों हाथों को चेक कर रही थी और फिर धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी को चेक करते हुए वो और ज्यादा शॉक हो जाती है। किंगे को तो काफी अजीब लग रहा था कि मास्टर ने ऐसा क्या नोटिस कर लिया, तो वो उससे पूछती है। मास्टर उसे बताने की बजाय ये पूछ रही थी कि क्या तुम इन दिनों किसी से मिली हो या फिर कोई दवाई खा रही थी। किंगे को तो कुछ नहीं समझ आता, तो मास्टर उसे बताती है कि किसी भी पर्सन के अंदर मिस्टिक वेन्स में 54 एक्यू पॉइंट्स होते हैं और एक इमॉर्टल बनने के लिए उन्हें 10 एक्यू पॉइंट्स को ओपन करना पड़ता है जो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स और हार्ड वर्क लगता है। लॉर्ड पैलेस में अभी तक पूरे 100 सालों में लोगों ने सिर्फ 7 एक्यू पॉइंट्स को ही ओपन किया है। यहाँ तक कि पूरे टियानशुआन कॉन्टिनेंट में अभी तक 5 ही ऐसे लोग हैं जो 5 से ज्यादा मिस्टिक एक्यू पॉइंट्स को ओपन कर चुके हैं। पर तुमने तो पूरे के पूरे 54 मिस्टिक एक्यू पॉइंट्स को ओपन कर लिया, वो भी इतने कम टाइम में। ये सुनने के बाद तो खुद किंगवे भी काफी ज्यादा शॉक थी। एल्डर किंगवे को आगे बताती है कि अब इस पावर के जरिए तुम्हारी मिस्टिक वेन्स पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और अब वो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के फ्यूचर में किसी भी मिस्टिकल स्किल्स या मेथड को आराम से प्रैक्टिस कर सकती है। यहाँ तक कि उसकी कल्टीवेशन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो 5 गुना तेजी से कल्टीवेट करेगी। ये सुनने के बाद किंगवे को हमारे शाओचे की बात याद आती है जब उसने कहा था कि अगर उसने उसे हील कर दिया तो वो 10 गुना तेजी से अपनी पावर का यूज कर सकती है। ये याद करने के बाद वो सोच रही थी कि इसका मतलब उसने सच कहा था। और यहाँ मास्टर पूछ रही थी कि क्या उस सीनियर का नाम तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर वो कौन है इतना टैलेंटेड पर्सन। पर यहाँ किंगवे काफी निराश होकर बताती है कि हाँ वो सच में ज्यादा टैलेंटेड है और उसके पास बहुत ज्यादा हाई स्किल्स है, पर साथ ही वो माफी मांगते हुए बताती है कि उसने अपने बारे में बताने से मना किया है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। तो मास्टर भी समझ आती है कि शायद वो बहुत ज्यादा कोई पावरफुल और ज्ञानी इंसान होगा जो नहीं चाहता कि लोग उसे परेशान करें, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है। तो इसलिए मास्टर किंगवे को समझाते हुए कहती है कि उसने तुम्हारे ऊपर फेवर किया है तो तुम भी याद रखना कि किसी को उसके बारे में मत बताना। अब उन्हें काफी ज्यादा लेट हो रहा था, जिस पे मास्टर कहती है कि उन्हें लॉर्ड को जाकर रिपोर्ट भी तो करनी है और अब नेक्स्ट टाइम के चैंग फैंग रैंकिंग बैटल में हमारे किंगवे को हराने वाला कोई नहीं होगा। ये जानने के बाद तो उसे भी यकीन नहीं होता कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और अब मास्टर उसे लेकर आइस क्लाउड माउंटेन जाने लगती है, जहाँ जाते हुए हमारी किंगवे यही सोच रही थी कि पता नहीं उसका हस्बैंड कहाँ होगा। दूसरी तरफ हमें शाओचे को दिखाया जाता है जिसके पीछे क्वांग युन का मास्कमैन पड़ा हुआ था उसे मारने के लिए। तो वो उसे गिराकर उसके गले में नाइफ रख के कह रहा था कि मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करूंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बॉडी पे लगने वाला एक एक ब्लेड तुम्हें महसूस हो। पर इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाता, हमारा शाओचे उसकी आंखों में धूल झोंक देता है। पर ये मास्कमैन पावरफुल होने के साथ साथ काफी ज्यादा स्मार्ट था, वो उस धूल को इकट्ठा करके दूर कर चुका था। लेकिन इतने में मौका पाकर हमारा शाओचे भागने लगता है, तो वो मास्कमैन अपनी मिस्टिक पावर का यूज करके उसे हिट करके जमीन पे गिरा देता है। गिरने के बाद शाओचे को पता लगता है कि उसके आसपास काफी पॉइजन वाले पौधे हैं जिनसे उसे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि उसके पास हेवनली पर्ल जो था। तो जैसे ही वो मास्कमैन दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, शाओचे उसके ऊपर उस पौधे को फेंक देता है जिसे उस मास्कमैन ने कैच करके पकड़ लिया था और अब उसके हाथ में वो जहर फैलने लग जाता है। तो वो जहर उसकी बॉडी में ना फैल जाए इसलिए वो अपने हाथ को काट के उस जहर को बाहर निकाल लेता है। पर तब तक मौका पाकर हमारा शाओचे भागने लगा था, पर वो फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता बल्कि अपना
वेपन उसकी तरफ फेंक देता है। अब शाओचे जैसे ही उसके वेपन से हिट होने वाला था, तभी वो लड़की जिसकी उसने जान बचाई थी, वो उस खंजर को पकड़ते हुए उस मास्कमैन के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो गया था। शाओचे को भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ, पर कुछ ही देर में उस इंसान के छोटे छोटे टुकड़े पत्थरों के साथ मिक्स हो गए थे और शाओचे ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये लड़की जाग गई, पर अपने स्पिरिट पावर का यूज करने की वजह से वो बुरी तरीके से थक गई थी। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि इस लड़की को गॉड किलिंग पॉइजन दिया गया था, जिसकी वजह से इसकी स्पिरिट बहुत ज्यादा वीक पड़ चुकी है। तो शाओचे उठते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुमने मेरी, अब हिसाब बराबर हो गया ना। यहाँ शाओचे तो उसे खुद से इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम युनचे है, अब से वो अपना असली नाम यूज करने वाला है। पर वो लड़की तो गुस्सा होते हुए उसका गला पकड़ के कहती है कि ये हेवनली पॉइजन पर्ल एक हेवनली ट्रेजर है, तो इसने तुम्हें अपना ओनर कैसे माना। वैसे वो लड़की काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी। तो ये देख के युनचे कहता है कि अगर तुम मुझे मारना ही चाहती थी तो अपनी जान खतरे में डाल के मुझे थोड़ी ना बचाती, वो भी इतने रिस्क में जब तुम्हारी स्पिरिट पूरी तरीके से पॉइजन से भरी हुई है। इतना सुनने के बाद वो और जोर से उसका गला दबा देती है। इधर युनचे बताना स्टार्ट रखता है कि तुम्हें जो पॉइजन दिया गया है, ना केवल उससे तुम्हारी बॉडी डैमेज हुई है बल्कि स्पिरिट भी डैमेज हो चुकी है। यहाँ वो लड़की जब खुद पे ध्यान देती है तो उसके बदन के आर पार हो जाता है एक पत्ता। अब ये देखने के बाद तो युनचे मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसका प्लान काम जो कर रहा था, वो मैनिपुलेट जो कर रहा है इस लड़की को। यहाँ वो फिर से मीठी मीठी बात करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार के वो पर्ल ले सकती हो और फिर अपनी जान बचा सकती हो। पर इतना सुनने के बाद तो वो उसे छोड़ देती है और फिर पूछ रही थी कि तुम तो एक लूजर हो ना, फिर तुम्हें इतनी सारी नॉलेज कैसे है। तो वो अपनी तारीफ करते हुए कहता है क्योंकि मैं एक जीनियस डॉक्टर हूँ और अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जो तुम्हें हील कर सकता है तो वो केवल मैं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा केपेबल हूँ। तुम्हारी जान मेरी जान से तो बहुत ज्यादा कीमती है, तो अगर खुद की जान बचानी है तो मुझे बचाओ। वो इस लड़की के साथ डील करने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ दूसरा मास्कमैन आ जाता है। तो ये देखने के बाद ही उनसे कह रहा था, लो एक और मेहमान आ गया, जाके इसकी खातिरदारी करो। दूसरी तरफ वो मास्कमैन अपने साथी का वो हाल देखने के बाद गुस्से में कहता है कि किसने किया इसका ये हाल। जहाँ युनचे तो हाथ खड़ा करते हुए कहता है इस अप्सरा ने। जब उस मास्कमैन की नजर व्हाइट कपड़ों में खड़ी उस लड़की पर पड़ती है तो वो उसे देख के कहता है कि कितनी खूबसूरत लड़की है ना, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर वो तो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि मिस्टिक विन का यूज करके जला के भस्म कर देती है उसे। ये देखने के बाद तो युनचे बुरी तरीके से डर गया था, पर अब एक्सट्रीम लेवल पे पावर यूज करने की वजह से उस लड़की पर वो पॉइजन फिर से हावी होने लग जाता है। तो उसे तड़पता देखकर युनचे हील करने के लिए हेवनली पॉइजन पर्ल का यूज कर रहा था, जिसके ऑरा से उसका पॉइजन रिलीज तो हो जाता है, पर वो उसे काट कर उसका खून पीने लगती है। ये देख के वो कह रहा था कि जब भी मिलती हो काटने क्यों लगती हो, छोटी पप्पी हो क्या। साथ ही वो उसे काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही थी। तो वो उससे पूछता है तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। तो वो खून पोंछते हुए टशन मार के कहती है जैस्मिन। तो ये सुनने के बाद हमारा फ्लर्टिंग किंग कहता है वही ना जो क्यूट और प्रेग्नेंट होती है, प्योर और इनोसेंट होती है। तो ये सुनने के बाद जैस्मिन कहती है पर लाल रंग दिखते ही डिस्ट्रॉय भी कर देती है। ये देखने के बाद उसे पीछे पड़ा इंसान दिख जाता है, मुर्दा। तो ये देखने के बाद वो डरने लग जाता है। अब वो जैस्मिन से कह रहा था कि तुम्हें इतनी बुरी तरीके से पॉइजन दिया हुआ है तो अब आगे से अपने मिस्टिक पावर का यूज मत करना और एक काम करो हेवनली पर्ल के अंदर वापस चली जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो वो मुंह बनाते हुए कहती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तो ये कहता है कि हाँ तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, एक बार मैं अपने मिस्टिक विन को ठीक कर लूं फिर मैं तुम्हें 3 सालों में इतना स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा ना। तो ये सुनने के बाद जैस्मिन कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर तुम मेरे 3 कंडीशन को पूरा करने का प्रॉमिस करो तो मैं तुम्हें एक नया मिस्टिक विन दे दूंगी। ये सुनने के बाद तो जनाब के कान खड़े हो जाते हैं कि क्या कहा तुमने। तो वो कहती है कि हाँ इतना पावरफुल मिस्टिक विन जिसमें गॉड की पावर जुड़ी होगी। तो वो कहता है कि सच में। तो वो कहती है क्या मैं मजाक कर रही हूँ, सच में। तो वो तो काफी चौड़ते हुए कहता है कि अगर ये बात सच है ना तो तुम 300 कंडीशन में मुझसे प्रॉमिस करवा सकती हो। तो ये सुनने के बाद वो काफी सीरियस होते हुए कहती है ठीक है, तो मेरी पहली कंडीशन ये है कि तुम्हें मुझे 3 ट्रेजर ढूंढ के लाके देने हैं, जिसमें पहला तो वो एक पावरफुल फ्लावर ट्रेजर मांग रही थी और दूसरा पिल और तीसरा एक पर्पल पर्ल्स गॉड क्रिस्टल, वो भी 35 किलोग्राम का। ये सुनने के बाद तो युनचे कहता है कि मैडम होश भी है किन चीजों के बारे में बात कर रही हो, तुम्हें पता है कि फॉर मेजर्स एक्ट भी एबल नहीं है कि वो इन ट्रेजर्स को ढूंढ सके, तो मुझे ढूंढने को कह रही हो। तो ये सुनने के बाद जैस्मिन कहती है कि मुझे इन सारी चीजों की जरूरत है अपनी बॉडी को दोबारा बिल्ड करने के लिए और तुम्हें ये चीजें लाके देनी होगी क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया है। तो अब ना चाहते हुए भी युनचे को पूछना पड़ता है कि टाइम लिमिट क्या है। वो कहती है 30 साल। तो वो मान जाता है। इसके बाद जैस्मिन कहती है कि उसे अपनी बॉडी को रीबिल्ड करने के लिए मिस्टिक पावर की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो युनचे को कहती है कि 30 सालों में कल्टीवेशन करके खुद को सेकंड कंडेंशन लेवल का बंदा बना ले और फिर इसके बाद वो उसकी हेल्प से अपनी बॉडी को रीबिल्ड कर लेगी। वैसे ये लेवल को बढ़ाने वाली हमारी जैस्मिन की सेकंड कंडीशन थी। यहाँ युनचे सोच रहा था कि इस लड़की को इतनी मिस्टिक पावर की जरूरत है, कहीं ये गॉड फेस मिस्टिक लेवल पर तो नहीं है, फिर तो ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और यहाँ जैस्मिन पूछ रही थी क्या हुआ, नहीं कर सकते क्या। पर युनचे कह रहा था कि 30 सालों में इस लेवल तक पहुंचना बहुत सारे लोगों की बस की बात नहीं है, पर अब जब तुमने कहा है तो फिर मैं अपना बेस्ट दूंगा। अब यहाँ जैस्मिन अपने थर्ड कंडीशन के बारे में बताती है कि मेरे आगे घुटने टेको और मुझे अपना मास्टर मान लो। तो ये सुनने के बाद वो आड़ा टेढ़ा मुंह बनाते हुए
कहता है कि छोटी बच्ची, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कितने साल की हो? तो वो टशन दिखाते हुए कहती है कि 13 साल की। ये सुनने के बाद तो उसका खून खौल रहा था, पर फिर खुद को तसल्ली देने लगता है कि जो आपको एक शब्द भी सिखाए वो आपका टीचर बनने लायक होता है। तो वो फाइनली उसे अपना टीचर मान ही लेता है, पर वो उसे ग्रीट कर रहा था ये कहते हुए कि मुझे झुकाना इम्पॉसिबल है। तो वो उसे लात मार के नीचे गिराकर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अभी पॉसिबल किए देती हूँ। गिरने के बाद वो सोच रहा था कि अगर ये मेरे मिस्टेक विंस की बात नहीं होती ना तो फिर मैं तुम्हें बताता। यहाँ जैस्मिन करते हुए कहती है तुम्हें क्या, तुम काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग लगते हो जो मेरे सामने नहीं झुक सकते। और फिर वो उसे ज्ञान देते हुए कहती है कि अगर कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर हो ना तो उसके सामने अकड़ नहीं दिखानी चाहिए, वरना तुम्हारा अकड़ और घमंड मजाक बन के रह जाता।